नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों जैसा कि आप सब जानते हैं कि 1 मई से हम लोग इस चैनल के माध्यम से हिंदी व्याकरण की एक नई क्लास शुरू किए हुए हैं। आज हम लोग का तीसरा दिन है, ठीक है। और हिंदी में हम लोग वर्णमाला पढ़ रहे हैं। क्या चीज़? वर्णमाला हम लोग पढ़ रहे हैं। वर्णमाला की ऑलरेडी हम 2 वीडियो पढ़ा चुके हैं। तो जो लोग नए इस चैनल पर आए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वो लोग सबसे पहले जाकर वर्णमाला की पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 यानी कि 2 वीडियो ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। सबसे पहले आप लोग जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लें। उसमें हम हिंदी की व्युत्पत्ति बहुत ही सरल भाषा में बताए हैं और स्वर के प्रकार पूरा हम पढ़ा चुके हैं। स्वर क्या होते हैं, किस तरीके से प्रयोग में लाए जाते हैं, सब पढ़ा चुके हैं। थोड़ी सी जानकारी रह गई थी स्वर के बारे में, तो आज हम इसमें बता देंगे। बाकी आज हम लोग व्यंजन शुरू करेंगे, ठीक है। व्यंजन हम लोग पढ़ेंगे आज, और व्यंजन जैसे ही समाप्त होगा तो आज हम लोग वर्णों का उच्चारण पढ़ेंगे। वर्णों का उच्चारण आप देख रहे हैं यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से भी दिखाया गया है, इसको भी हम समझाएंगे कैसे है। इसके बाद से आपको मैं एक आज ट्रिक बताने वाला हूँ। क्या चीज़? आज आपको मैं एक ट्रिक बताऊँगा, उसको ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे, रटना नहीं पड़ेगा। आप बस ट्रिक जानते रहेंगे। कोई भी वर्ण का अगर उच्चारण स्थान पूछता है तो आप उस ट्रिक के माध्यम से बता देंगे कि इसका उच्चारण ये होगा, ठीक है। तो आज की जो क्लास है बेहद ही रोचक होने वाली है। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा देख लें, हम स्वर में कुछ छूट गया था जो कि ऑनलाइनर के तौर पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कभी कभी पूछता है कि अर्ध स्वर किसे कहते हैं। क्या चीज़? अर्ध स्वर किसे कहते हैं पूछा जाता है, तो य और व को अर्ध स्वर कहा गया है। कंठ स्वर पूछेगा तो क्या बताएंगे? अ और आ को। ऐसे हम बता दे रहे हैं। बाकी आप जो हम एक ट्रिक जो बताने वाले हैं ना, उस ट्रिक में पूरा आपका स्वर और व्यंजन जितने भी आपके वर्ण हैं सब कुछ उसमें समाहित है। जैसे हम यहाँ पर बता रहे हैं कि मूर्धन्य स्वर क्या होते हैं? री होते हैं। ये आपको यहाँ पर रटना नहीं पड़ेगा, आपको जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। उस ट्रिक के माध्यम से ये सब बता देंगे कि तालव्य जो स्वर होता है ई होता है, ओष्ठ स्वर जो होते हैं उ होते हैं, कंठ ओष्ठ स्वर होते हैं ओ और आगत वाला आ होता है, ठीक है। ये सब आपका कंठ तालव्य स्वर आपके ए होते हैं। प्राकृतिक स्वर आपसे पूछा जाता है तो अ छोटी ई, ठीक है, छोटा ऊ आपका होता है। उदासीन स्वर पूछा जाता है कि उदासीन स्वर कौन सा होता है, तब क्या बताएंगे? अ बताएंगे। एक यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे, ठीक है, तब क्या बताएंगे? 8 बताएंगे। यही है अ है, आ है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए और ओ। ये आपके 8 स्वर अपभ्रंश में उपस्थित थे। ये जो चीज़ हम बताए हैं ये आपको बहुत सारे विद्यार्थी नोट्स बना रहे हैं, तो नोट्स बना रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बता दे रहा हूँ। बाकी आपको ये जो चीज़ इतना बताए हैं इसको आपको रटना नहीं है। क्या करना है? रटना नहीं है। ये सब ट्रिक के माध्यम से आपको याद हो जाएगा। हम ट्रिक बताएंगे इसी वीडियो में, आप देखते रहिएगा। हम बताएंगे ट्रिक के माध्यम से सब आपको याद हो जाएगा। तो आइए हम लोग आज व्यंजन शुरू करते हैं। व्यंजन हम लोग को पढ़ना है। स्वर कंप्लीट आपका हो चुका है, ठीक है। तो व्यंजन का अगर देख लिया जाए तो सबसे पहले व्यंजन की परिभाषा क्या होती है, तो जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, शुरू से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि ठीक कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है उन्हें ही हम व्यंजन कहते हैं। जैसे हम कैसे बता दें, तो देखिए अगर क आपका व्यंजन है तो इसमें स्वर की सहायता कैसे ली गई है, तब बताएंगे कि क का जो सही रूप है लिखने का क हलंत प्लस अ है, तो इसमें अ क्या हुआ है? स्वर है ये आपका, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की संख्या अगर पूछता है तो क्या बताएंगे आप? 33 बता देंगे, जिसमें 25 आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 आपके उष्म व्यंजन होते हैं और 4 आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि उष्म क्या होता है, अंतस्थ क्या होता है, ठीक है, और स्पर्श व्यंजन कौन कौन होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ से व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण में सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्पर्श व्यंजन, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन का डिफिनीशन क्या है? जिन व्यंजनों का उच्चारण हमारे शरीर के अंगों से स्पर्श होता है, स्पर्श मतलब होता है कि छू कर होता है, उन्हें ही हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को ये पूछ ले कि उच्चारण के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तब आप क्या बताएंगे? 27 बताएंगे। 25 ऊपर था लेकिन यहाँ 27 बताएंगे। 2 आपके जुड़ जाते हैं, कौन कौन से? ड़ और जो ढ, जिसको हम उत्क्षिप्त कहते हैं, यही आपके 2 जुड़ जाते हैं इसमें, तो 27 हो जाती है। ओके। बाकी अगर इस तरीके से पूछता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या, तो आप क्या बताएंगे? 25 बताएंगे। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो यही आपके जो 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, पाँचों अगर देखेंगे तो 5 × 5 कितना होता है? 25 होता है। यही आपके होते हैं स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या 25 होती है, हमने बता दिया। ओके।
चलिए अब इसी में देख लेते हैं क वर्ग ट वर्ग च वर्ग का एक एक कर हम देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंठीय व्यंजन कि कंठीय व्यंजन क्या होता है। तो नाम से ही लग रहा है कंठ, कंठ मतलब कि आपका जो कंठ है उसी से रिलेटेड है। तो इनका परिभाषा क्या है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ का जो पिछला हिस्सा है हमारे कंठ को छूता है। जैसे इनका उच्चारण करेंगे तो आपका जो जीभ का जो पिछला हिस्सा होगा ना वो आपके कंठ को छूएगा। जैसे बोलिए आप क, आपको लगेगा नहीं लेकिन आपको महसूस होगा। जैसे क ख, देखिए कंठ से आपकी आवाज़ निकल रही होगी, क ख ग घ निकल रहा है। तो ये जो होते हैं आपके कंठीय व्यंजन होते हैं। ओके, आगे देखें हम तालव्य, देखिए कहीं कहीं तालुव्य होता है उसी को हम तालव्य भी कहते हैं, तालव्य व्यंजन या तालु व्यंजन भी कह सकते हैं। तो इनका क्या होगा, तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ का जो मध्य भाग है हमारे तालु को स्पर्श करता है। आप बोलेंगे तो जो आपका जीभ है उसके जीभ का जो मध्य वाला भाग है जिसको मध्य स्वर मध्य कहते हैं ना, तो वो जो आपका जीभ को क्या करेगा, टच करेगा। जैसे आप बोलिए च च छ ज झ बोलेंगे तो आपका जो जीभ का जो मध्य वाला जो हिस्सा है वो आपके तालु को क्या करेगा, स्पर्श करेगा, टच करेगा। उन्हीं को हम तालव्य व्यंजन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं मूर्धन्य व्यंजन क्या होता है। तो जिन वर्णों का उच्चारण मुख से होता है उन्हें ही हम मूर्धन्य कहते हैं। ट ठ, या ये कह सकते हैं जो आपका मूर्धा होता है। मूर्धा क्या होता है, ऊपर वाला जो दांत है, दांत के जो अंदर वाला जो हिस्सा है जिसको, ठीक है, ऊपर वाला हिस्से को मसूड़ा कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं, मूर्धा कहते हैं। तब बोलेंगे देखिए ट, देखिए आपका नीचे के जो नीचे वाला दांत के जो नीचे वाला हिस्सा है उसी को स्पर्श करेगा, ट ठ ड ढ। ठीक है, तो ये आपका वही आपका क्या कहलाते हैं, मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर दंत्य व्यंजन। ठीक है, दंत्य व्यंजन क्या कहलाते हैं, तो नाम से ही लग रहा है दंत्य मतलब कि क्या, दांत से ही लग रहा है। ओके, तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ऊपर के दांतों से जीभ का अगला भाग स्पर्श करेगा, यानी कि आप बोलेंगे तो आपका जो दांत है ऊपर वाला दांत उससे आपके जीभ के जो अगला हिस्सा है वही टच करेगा। बोलेंगे जैसे देखिए त थ द ध, बोले आप बोलेंगे तो खुद आपको महसूस होगा कि ये बोलने पर आपका जो जीभ की अगला हिस्सा है वो ऊपर वाले दांत पर स्पर्श हो रहा है। तो ऐसे ही व्यंजन को हम क्या बोलेंगे, दंतीय व्यंजन कहेंगे। ओके, बाकी ओष्ठीय व्यंजन नाम से ही लग रहा है कि ओठ से है। ठीक है, तो इनका क्या होता है कि जिन वर्णों का उच्चारण होठों से होता है उन्हें हम ओष्ठीय व्यंजन कहते हैं। जैसे प, देखिए बोलिए खुद ही आपका ओठ आपको ऑटोमेटिक टच होगा, स्पर्श होगा। प फ ब भ म, क्या हो रहा है, स्पर्श हो रहा है ना, तो इसी को हम क्या कहेंगे, ओष्ठीय व्यंजन कहेंगे। यहाँ पर एक नोट है कि प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण नासिकीय व्यंजन कहलाता है। यानी कि जो आपका क वर्ग ट वर्ग प वर्ग त वर्ग जो होता है उन सबका जो अंतिम जो होता है वर्ण, ठीक है, पांचवा अक्षर, उसको हम नासिकीय व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे अंग, इया, ड़, न, म, ये सब क्या है, ये आपके नासिकीय व्यंजन कहलाते हैं। ओके, इसमें देखिए न और म और न को अनुनासिक व्यंजन या अनुस्वार भी कहा जाता है। अगर पूछेगा कि अनुस्वार में निम्न में से कौन सा अनुसार है, और अगर ये विकल्प में रहेगा न और म में से कोई भी, तब लगाएंगे। इनको अनुनासिक व्यंजन या अनुस्वार व्यंजन भी कहते हैं। ओके, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अब उच्चारण प्रयत्न के आधार पर हम लोग देखेंगे कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए उच्चारण प्रयत्न के आधार पर अगर व्यंजन देखा जाए तो 8 प्रकार के होते हैं। ओके, जिसमें पहला है आपका स्पर्शी व्यंजन। कौन सा, स्पर्शी व्यंजन। तो स्पर्शी व्यंजन में कितने होते हैं, टोटल आपके 16 होते हैं। जैसे क वर्ग में जो आपका लास्ट वाला है सब इसमें से जितने भी आपके ये 4 शुरुआती के जो 4 वर्ग हैं इनमें अंतिम वाला छोड़ देना है, बाकी बीच का आपको ले लेना है। जैसे क ख ग घ, ये 4 हो गया। ट वर्ग में ट ठ ड ढ, त वर्ग में त थ द ध, प वर्ग में प फ ब भ। यही आपके जो 16 होते हैं यही आपके स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। इसमें दूसरा आपका होता है उष्म व्यंजन। कौन सा, उष्म व्यंजन। अभी हम आगे इसके बारे में जिक्र करेंगे, लेकिन आप जान लीजिए कि जो आपका उष्म व्यंजन होता है ये आपका तीनों स होता है, स और एक इसमें ह आता है। ये आपके उष्म व्यंजन कहलाते हैं। क्या, उष्म व्यंजन कहलाते हैं। बाकी हम देख लिए स्पर्श संघर्षित च छ ज झ। ठीक है, नासिकीय में वही पंचमाक्षर भी इसे कहते हैं, अभी हम बताए हैं। यानी कि हर वर्ग का लास्ट वाला जो अंतिम वर्ण होता है वही आपके नासिकीय व्यंजन कहलाता है, या पंचमाक्षर भी इसको कहते हैं।
पार्सिव आपसे पूछता है तो पार्सिव आपका ल होता है, आगे भी डिटेल इसके बारे में हम देखेंगे, यहाँ पर बता देना आपको। पार्सिव ल होता है, लुंठित र होता है, ठीक है। उत्क्षिप्त में क्या होगा, ड़ और ढ आपका होता है। संघर्षहीन पूछा जाता है कभी कौन से व्यंजन होते हैं, तो आप य और व को क्या बताएंगे, संघर्षहीन भी बताएंगे। इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए एक एक कर हम लोग देख लेते हैं। अंतस्थ व्यंजन, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अंतस्थ व्यंजन क्या होता है। तो अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा होता है कि जिन वर्णों का उच्चारण करने पर, ठीक है, मुख और नाक से कम वायु निकलती है, ठीक है, मुख और नाक से कम वायु बाहर निकलेगी। आप बोलिए खुद, इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन, य र ल व, आप खुद बोलिए, देखिए य र ल व, आप बोलिए खुद, जो आपके मुख से जो वायु जो हवा निकलेगी वो कम निकलेगी। तो ऐसे ही वर्णों को हम क्या कहेंगे, अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। और इनकी संख्या पूछेगा तो क्या बताएंगे, 4 बताएंगे। ओके, चलिए अगला है आपका उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन क्या है, नाम से ही लग रहा है, उष्म मतलब कि उष्मा। उष्मा मतलब क्या होगा, आपका जो वायु होगी, हवा होगी, बाहर निकलेगी, ठीक है। देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर मुख और नाक से समान मात्रा में जो है वायु क्या होगी, बाहर निकलेगी, तो उसे हम उष्म व्यंजन कहेंगे। इनकी संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन होते हैं, तीनों स आपके, तालवी स, मूर्धन्य स, दांती स, यानी कि स और लास्ट में एक होता है ह। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि उष्म व्यंजन कौन होते हैं, तो आपके स ह यही होते हैं। 4 इनकी संख्या होती है। जितना मैं बता रहा हूँ ये सब आपको जो मैं सीट दूंगा उस सीट में आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन को ही संयुक्ताक्षर भी कहा जाता है, ठीक है। तो इनको देखते हैं कि जो वर्ण 2 विभिन्न वर्णों के योग से मिलकर बनते हैं, जो वर्ण 2 विभिन्न वर्णों के योग से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या समझे, कि 2 विभिन्न वर्णों से मिलकर बनेंगे। जैसे में देख लीजिए, जैसे है आपका कच्छ, तो इसको अगर बनाएंगे तो किससे बनाए, क हलंत यानी कि आधा क और प्लस स से मिलकर बनाए क्या, कच्छा। उसी तरीके से आप त्र देखेंगे तो त हलंत प्लस र, इससे मिलकर बनाए। ज्ञा को देखेंगे तो क्या होगा, ज हलंत प्लस इया से आपका ये बना है। स्र को देखेंगे तो किससे बना है, तालवी से हलंत और प्लस र से मिलकर बना है। तो इनकी संख्या पूछता है तो क्या बताएंगे, 4 बताएंगे। कौन कौन है, कच्छ, त्र, ज्ञा और स्र, ये ही आपके संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ओके, द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं, तो जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ जो है आपका ऊपर उठकर तुरंत नीचे गिर जाती है। जैसे आप बोलेंगे तो जीभ आपके ऊपर जाएगी लेकिन तुरंत आ जाएगी, जैसे ड़ ढ ड़ ढ, खुद बोलिए। इन्हीं को द्विगुण व्यंजन को ही हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, द्विगुण व्यंजन को ही उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं अयोगवाह व्यंजन। अयोगवाह व्यंजन क्या होते हैं, तो आप बताएंगे अंग और अह, इनकी संख्या 2 होती है। और कौन कौन से, अंग और अह, जिसमें अंग को हम अनुस्वार कहेंगे और अह को आप क्या कहेंगे, विसर्ग कहेंगे। इनको ना तो स्वर में रखा जाता है ना ही व्यंजन में रखा जाता है, इसलिए क्योंकि ये स्वर का भी काम करते हैं और व्यंजन का भी काम करते हैं। बात समझ आ गया ना। इनको नपुंसक लिंग भी कहा जाता है। अगर नपुंसक के अगर पूछा जाता है नपुंसक वर्ण कौन होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, आप अयोगवाह व्यंजन ही होते हैं। ओके, चलिए आगत व्यंजन देख लेते हैं। आगत व्यंजन में, तो आगत व्यंजन जैसे ज, ठीक है, नीचे आपका ये बिंदी लगा रहेगा, आगे हम बताएंगे। और फ जैसे देखे होंगे तो यही आपके होते हैं, ये अरबी फारसी के शब्द होते हैं। जो आगत वाले व्यंजन होते हैं ये अरबी फारसी के शब्द होते हैं, ठीक है। तो पूछा जाता है ज और फ ही आपके एग्जाम्पल में आता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। कंठ व्यंजन जिस तरीके से हम ऊपर बताए हैं उसी तरीके से यहाँ पर दिया गया है, तो आप इसको देख लीजिए। बाकी हम आगे आपको ट्रिक के माध्यम से इन सबको बता देंगे, ठीक है। तो कंठ व्यंजन भी आपका अह आएगा। तालुव्य व्यंजन में स य है, मूर्धन्य में ढ़ ढ र स है, दंत व्यंजन में ल स ज है, स्वर तंत्री व्यंजन ह है, दंतोष्ट व्यंजन व है। संघर्षहीन अगर व्यंजन पूछता है तो आप य वो बताएंगे। प्रकंपित व्यंजन पूछता है तो क्या बताएंगे, र बता देंगे। ओके, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं दंत मूल, ठीक है, या उसी को वर्त से व्यंजन भी कहते हैं। वर्त से व्यंजन भी कहा जाता है दंत मूल को। ये क्या होते हैं, तो इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवानिक वत्स अर्थात ऊपरी मसूड़े को स्पर्श करती है या वत्स के समीप पहुंचकर एक झटके के साथ मुड़कर पीछे हट जाती है। जैसे आप बोलेंगे, जैसे न स र ल ज,
बोलिए आप खुद, आप बोलेंगे तो आपको महसूस होगा कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो यही आपके क्या कहलाते हैं, वर्ज्य व्यंजन, या इन्हीं को हम दंतमूल व्यंजन कहेंगे। ओके, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। लुंठित व्यंजन हमने बता दिया ऊपर कि जिन व्यंजन के उच्चारण के समय जीभ की जो नोक है वायु से रगड़ खाकर कांपती है, ठीक है। जैसे में आपका क्या है, र, क्या है, र, खुद आप बोलिए आप, र। तो ये आपका लुंठित व्यंजन पूछा जाता है, तो परिभाषा समझ जाइएगा। बाकी आप याद रखिएगा कि लुंठित जो व्यंजन होते हैं आपके र कहलाते हैं। वहीं लुंठित और पारसी में लोग यहाँ पर कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि कौन सा लगाएं, तो मैं आपको यहाँ पर एक बता दे रहा हूँ ट्रिक। देखिए जैसे यहाँ पर ल से शुरू है लुंठित, तो ये समझिए कि ल से शुरू होगा तो आपको ल नहीं बताना है, र बताना है। और यहाँ से प वाला पारसी शुरू होता है तो यहाँ पर आपको ल बताना है। यानी कि लुंठित में ल नहीं होगा, र होगा, और बाकी पारसी पूछता है तो आप क्या बता देंगे, ल बता देंगे। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। काकल्य वर्ण पूछा जाता है, ये नया में ट्रेंड में चल रहा है, इस समय क्वेश्चन बहुत ही पूछा जा रहा है कि काकल्य वर्ण क्या कहलाते हैं, तो आप क्या बताएंगे, ह को ही काकल्य वर्ण कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। बालाघात या स्वराघात भी पूछा जाता है, तो इसका डिफिनेशन देख लेते हैं कि शब्द बोलते समय अक्षर विशेष पर तथा वाक्य बोलते समय शब्द विशेष पर जो बल पड़ता है उसे ही हम बालाघात कहते हैं या स्वरघात कहते हैं। ओके, 12 खड़ी, जैसे आप लोग छोटे क्लास में पढ़े होंगे तो आपको ककहरा याद करने के लिए दिया गया होता है, ठीक है। क, का, की, कू, के, ठीक है, कै, को, कौ, कंग, कह, इस तरीके से याद करने के, उसी को हम क्या कहते हैं, 12 खड़ी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, किसी व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं री को छोड़कर अनुस्वार और विसर्ग के साथ लिखने को ही क्या कहते हैं, 12 खड़ी कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है क, का, की, कू, के, कै, को, कौ, कंग, का, यही आपके क्या होते हैं, 12 खड़ी कहलाते हैं। जरूरी नहीं क का, इसी तरीके से ख में चलेंगे, ख, खा, खी, खू, इस तरीके ग, गा, घी, तो यही आपके 12 खड़ी कहलाते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं, द्वित्व व्यंजन, ठीक है, द्वित्व व्यंजन। तो द्वित्व व्यंजन आपको नाम सही लग रहा है कि यदि दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर न हो, दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर न हो तो वह द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया सत्ता, तो देख रहे हैं तो है, हाँ आधा तो है फिर तो है। यहाँ पर देखिए लिखा गया धक्का, तो क्या है, आधा क है फिर पूरा क है। यानी कि देखिए यहाँ से डिफिनेशन समझिए कि दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर न आए। देखिए ये दोनों समान व्यंजन है कि नहीं है, यहाँ पर ता तो दोनों क्या है, समान व्यंजन है। क क्या है यहाँ पर, जैसे आप लिखिए दिल्ली, दिल्ली, तो देखिए आधा ल पूरा ल, इनके दोनों के बीच में कोई आपका स्वर नहीं आ रहा है, दोनों व्यंजन ही आ रहे हैं। तो इस तरीके के जो भी आपके देख रहे हैं, ये इस तरीके के जो भी शब्द अगर आएंगे और द्वित्व व्यंजन पूछेगा तो आप आसानी से बता देंगे। ओके, मात्रिक शब्द क्या कहलाते हैं, तो जिन शब्दों के उच्चारण में मात्रा का बोध हो उसे हम मात्रिक शब्द कहते हैं। जैसे कारखाना, कारखाना, दवाखाना, चहचहाना, यानी कि जिसमें मात्रा का प्रयोग होगा उसी को हम मात्रिक शब्द कहेंगे। ओके, अमात्रिक शब्द जिनमें मात्रा का प्रयोग नहीं होगा, जैसे लिखा गया देखिए यहाँ पर अमन, ठीक है, कुछ भी लिख दीजिए, जैसे रमन हमने लिख दिया, रमन, इसमें कोई मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है, ऐसे शब्द ही अमात्रिक शब्द कहलाते हैं। ये आप देख कर ही बता सकते हैं। ओके, अब आप चलेंगे हम यहाँ से देखिए क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है कि घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण क्या होता है। तो अगर हम बात करें कि घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, तो इसमें आपका दो होता है। कौन कौन सा होता है, घोष और अघोष। घोष को ही हम सघोष भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लड़के थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ जाते हैं। घोष व्यंजन को ही हम सघोष व्यंजन भी कहते हैं। तो आपके घोषत्व के आधार पर दो होते हैं। कौन कौन, घोष और एक दूसरा होता है आपका अघोष। आगे हम देखेंगे अघोष। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि घोष क्या होते हैं, घोष कहिए या उसको सघोष कहिए आप। तो देखिए घोष जो आपके व्यंजन होते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन हो उन्हें हम क्या कहेंगे, घोष व्यंजन कहेंगे। ट्रिक क्या है इसका, ट्रिक यही है इसका याद करने का कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा यानी कि 345 याद रखिएगा घोष के लिए, तथा सभी स्वर, फिर द्विगुण व्यंजन, उसका से अंतस्थ व्यंजन और फिर ज और ह, ये आपके घोष व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा का मतलब क्या है, जैसे आपने यहाँ पर लिखा है क वर्ग। क वर्ग में देखिए ये पहला है, दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, पांचवा है। तो यहाँ पर 3, 4, 5 ही लेना है, यानी कि प्रत्येक वर्ग का यही आपका लास्ट का 3 लेना है। जैसे क वर्ग में लेंगे तो घ,
ग घ अंग, ये हो गया। इसमें च वर्ग में लेंगे तो ज झ इया, इस तरीके से। ट वर्ग में लेंगे तो ड ढ अड़, इस तरीके से। फिर त वर्ग में ये आपका हो जाएगा। तो ये जो लास्ट के जो 3 होते हैं, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का, यानी कि तीसरा, चौथा, पांचवा, ये आपके घोष कहलाते हैं, घोष व्यंजन या सघोष व्यंजन। उसका से सभी स्वर, जितने भी स्वर आपके आएंगे वो भी आपके घोष में ही आएंगे, घोष व्यंजन ही कहलाएंगे। उसके वजह से द्विगुण व्यंजन हमने बताया था, द्विगुण व्यंजन ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो ये भी आपके किस में आएंगे, घोष में ही आएंगे। फिर अंतस्थ व्यंजन य र ल और व, ये भी आपके किस में आएंगे, घोष में ही आएंगे। और यहाँ पर ह और ज तो दिया ही गया है, सही समझ में आ गया। चलिए 345 याद रखेंगे तो आप कर लेंगे इसको। चलिए हम आगे देख लेते हैं अघोष व्यंजन क्या होते हैं। तो अघोष व्यंजन में होगा कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन न हो या जिनका वर्णों का उच्चारण करने पर केवल श्वास यानी कि सांस का प्रयोग किया जाता है, उन्हें ही अघोष व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, हमने तो घोष वाले में देख लिया 3, 4, 5 प्रत्येक वर्ग का। यहाँ पर क्या होगा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा यानी कि शुरुआती के जो 2 बचा है यही आपके अघोष कहलाएंगे। उसके बाद से आपके जो उसमें व्यंजन होते हैं यानी कि स स ह, तो उसमें ह को छोड़कर, क्योंकि ह तो घोष में चला गया, ह को छोड़कर बाकी जो तीनों आपके होते हैं ये उसमें व्यंजन यानी कि स स, ये तीनों स ये भी आपके अघोष में ही आएंगे। फिर आपका जो ये फ होता है फ, ठीक है, फ आपका होगा जो नीचे लगा रहता है बिंदी, ये भी आपके किस में जाएगा, अघोष में ही जाएगा। यहाँ पर देखिए हर वर्ग में लिखा भी गया है, ठीक है, पहला और दूसरा, ये आपके क्या कहलाते हैं, अघोष व्यंजन कहलाते हैं। तो ये था आपका घोष और अघोष। अब हम लोग देखेंगे प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो प्राणत्व के आधार पर भी व्यंजनों का जो वर्गीकरण हुआ है वो भी आपका 2 प्रकार से हुआ है, मतलब कि 2 होते हैं। कौन कौन, अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। कौन सा, अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण व्यंजन क्या कहलाते हैं, तो अगर अल्प प्राण की बात करें तो देखिए जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से कम वायु बाहर निकले वहीं हम अल्प प्राण कहते हैं। यानी कि जिन भी वर्ण का अगर आप उच्चारण करेंगे तो मुख से यानी कि अंदर से कम हवा निकलेगी, ऐसे जितने भी वर्ण होंगे आपके अल्प प्राण कहलाएंगे। इसके लिए ट्रिक क्या है, जैसे वहाँ पर हमने घोष अघोष में देखा 3, 4, 5 और 1, 2, उसी तरीके से यहाँ पर अल्प प्राण होगा तो प्रत्येक वर्ग का विषम वर्ण याद कीजिएगा, यानी कि 135 आप याद कर लीजिएगा। 135 का मतलब क्या है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये आपके अल्प प्राण होंगे। इसके साथ साथ आपके अंतस्थ व्यंजन होंगे और सभी स्वर ये भी आपके क्या कहलाएंगे, अल्प प्राण ही कहलाएंगे। तो अल्प प्राण में क्या क्या याद करना है, 1, 3, 5 अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर ये आपके अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर बताया भी गया है, ये 5 वर्ग है और 5 वर्ग में पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, सब में देखिए यहाँ पर गोला किया गया है। ठीक है, तो यही आपके अल्प प्राण कहलाते हैं। तो इसमें 135 याद रखिएगा और अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर, इसको याद रखेंगे तो आप अल्प प्राण बता देंगे। अब देख लेते हैं हम लोग महाप्राण कि महाप्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो महाप्राण का परिभाषा ही देख लीजिए कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख और नाक से समान मात्रा में वायु बाहर निकले उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। और इसके लिए ट्रिक दिया गया है कि प्रत्येक वर्ग का सम वर्ण वाला यानी कि 2, 4 और उसमें 1, 3, 5 हो गए, 135 निकल गया तो बचा का यहाँ पर एक 2 बचा था और यहाँ पर 4 बचा था। तो यहीं आपके जो 2 और 4 होते हैं यहीं आपके महाप्राण कहलाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये 5 वर्ग लिखा गया है, 5 वर्ग में ये दूसरा है, चौथा है, दूसरा है, चौथा है, दूसरा है, चौथा है, दूसरा, चौथा, देख रहे हैं। और इसके साथ साथ में आपको याद करना है उसमें व्यंजन भी, यानी कि उसमें व्यंजन कौन कौन से होते हैं, स, ह, कौन कौन, स और स, ये तीनों स और उसके बाद से ह, ये आपके उसमें महाप्राण कहलाते हैं टोटल। ये जो हम बताएं ये आपके उसमें व्यंजन है। तो हमको लग रहा है कि आप जान गए होंगे कि अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है और उसमें व्यंजन। ठीक है, और इधर आपके घोष अघोष जो भी आप देखे हैं जान गए होंगे। तो ये चीज़ आप समझ गए। अब हमको लग रहा है कि व्यंजन में कुछ छूट नहीं रहा है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट है हम लोग चलते हैं कि आपका जो उच्चारण के आधार पर होता है, उच्चारण के आधार पर जो भी वर्ण होंगे उनको किस तरीके से, किस ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे। तो आइए हम दिखाते हैं उसको। तो सबसे पहले तो आप इसको देख लीजिए, उच्चारण के आधार पर यहाँ पर एक
दिया गया है, फोटो के माध्यम से आप देखिए कि कौन कौन कहाँ पर होता है, जैसे कि दंत कहाँ होता है, ओष्ठ कहाँ होता है, मूर्धा कहाँ होता है, उसके बाद हम ट्रिक बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं कंठ से। तो देखिए कंठ जो होता है आपका ये होता है कंठ, ये आपका क्या होगा, कंठ होगा। तो कंठ में क्या होगा, अ आ और अह, ठीक है, फिर क वर्ग और ये ह, ये आपके क्या किस में होंगे, कंठ में होंगे। अभी ये देख लीजिए केवल फिगर से, ट्रिक अभी हम बताने वाले हैं। इसके बाद से कंठ प्लस तालु, कंठ प्लस तालु में आता है आपका ए और ए, इसके लिए देख रहे हैं कंठ और तालु से, यानी कि कंठ बोलेंगे, देखिए यहाँ से कंठ भी जा रहा है और यहाँ दोनों को मिक्स कर कर बनता है ये ए। जब ए बोलेंगे ए तो आपका क्या होगा, कंठ भी जाए, कंठ भी पकड़ेगा और तालु भी पकड़ेगा। केवल तालु या तालब भी जिसको कहते हैं वो क्या है, तो तालब भी देखिए तालु से, इसे ई देख रहे हैं, ये तालु है आपका तलवा, ये आपके मुख का अंदर का जो हिस्सा होता है वहीं आपका तालु होता है। इसे ई च वर्ग और य और स, ये आपका तालु होता है। मूर्धा क्या होता है, तो मूर्धा देखिए जैसे ट ठ आप बोलेंगे ना, आपका जीभ का जो अगला हिस्सा है वो आपके अंदर मुख के ऊपर वाले भाग पर क्या होगा, जाकर टच होगा। जैसे खुद बोलिए ट ठ ड, जहाँ पर आपको जो आपकी जीभ जा रही होगी वहीं आपके क्या कहलाती है, मूर्धा कहलाता है। ओके, नासिक के या नासिक से, ये तो नाक से सीधा संबंध है, आप देख सकते हैं। दंत मतलब कि दांत से देख ही रहेंगे, दंत प्लस ओष्ठ यानी कि दांत और ओष्ठ से आपका यहाँ पर है, ओष्ठ से केवल ओठ से आपका रिलेटेड है यहाँ पर, और ओठ प्लस कंठ यानी कि ओठ से और प्लस एक कंठ से, सब ये मिलाकर जो होता है आपका कहलाता है। तो ये आपका हो गया उच्चारण आसान। अब चलते हैं हम लोग ट्रिक पर कि ट्रिक क्या है। तो आइए हम लोग ट्रिक देख लेते हैं कि उच्चारण स्थान के ट्रिक क्या है। ठीक है, तो आपको याद क्या करना है, देखिए आपके सामने यहाँ पर ट्रिक लिखा गया है। ट्रिक ये है कि आपको इसको याद करना है, एक दो बार भी इसको पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे कि ऐसे पढ़ना है, अकु विसर्जन्यानम कंठ, एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, अकु विसर्जन्यानम कंठ। इसका मतलब क्या है तो समझिए, देखिए यहाँ पर अ लिखा गया है, तो अ देखिए यहाँ पर अ और आ दोनों साथ में लेना है, जो वर्ण लेंगे ठीक है स्वर में उसको अगला ले लेना है। तो अ से क्या हो गया, अ आ। क है मतलब क्या, क वर्ग, ये वर्ग है, इसको आप समझिएगा वर्ग, ये आपका है वर्ग, यानी कि क वर्ग में पूरा क ख ग घ अंग, ये टोटल ले लेंगे। उसको से यहाँ पर लिखा गया ह मतलब क्या, ह भी लेना है। उसको से विसर्जन्यानम मतलब कि विसर्ग, यानी कि आप कहने का मतलब कि कंठ से कौन कौन से बोले जाएंगे, अ आ क वर्ग फिर ह और विसर्ग, ये जितने भी हैं आपके, इनका जो उच्चारण निकलेगा किससे निकलेगा, कंठ से निकलेगा। इसके बाद से है आपका इच्चु यसानम तालु, इसका मतलब क्या, देखिए यहाँ पर ई मतलब कि छोटी ई बड़ी ई, उसके बाद से च वर्ग, फिर उसके बाद से य, देखिए यहाँ पर य है तो य, और फिर तालबी स यानी कि स, ये वाला, इसका उच्चारण आसान किससे होगा, तालु से होगा। फिर इसी तरीके से आगे देखेंगे, ऋटुर साणम मूर्धा, ऋटुर साणम मूर्धा, इसका मतलब क्या है कि देखेंगे आप यहाँ से, तो री क्या होगा, फिर ट से मतलब क्या है, ट वर्ग, फिर क्या होगा, र होगा, और ये आपका जो ये वाला स होगा, इनका जो भी उच्चारण होगा ये आपका मूर्धा से होगा। अगला है लृतु लसानम दंत, मतलब कि लृ होगा, त वर्ग होगा, फिर ल होगा और स होगा, इनका दंत से होगा। उपोष्टम ओष्ठ यानी कि उ प वर्ग, इनका किससे होगा, ओष्ठ से होगा। नासिका, इनको पंचमाक्षर भी कहते हैं, यानी कि प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है उनको हम नासिका यानी कि नाक से बोला जाता है, नाक से, और इनको पंचमाक्षर भी कहते हैं। ओके, ओदोतो मतलब क्या होगा, ओ और औ, ठीक है, ओदोतो कंठोष्टम, इसको याद कर लेना है। अगला है वकारस्य दंतोष्टम, यानी कि जो व है इसका जो उच्चारण होता है दंत प्लस ओष्ठ से होता है, इसका होगा कंठोष्टम, यानी कि कंठ प्लस ओष्ठ से, ये दंत प्लस यहाँ पर ओष्ठ हो जाएगा वकारस्य का। तो ये था ट्रिक, इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए इसका हम PDF टेलीग्राम पर, यानी कि वर्णमाला का जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है अब हम आपको टेलीग्राम पर भेज देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और हम लोग आज वर्णमाला समाप्त करते हैं। किसी को अगर कोई डाउट रह गया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर क्वेश्चन भेज कर आप पूछ सकते हैं। ओके, धन्यवाद।